हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के एक नए इनिशिएटिव जिसका नाम है अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी। आपको पता है दोस्तों, हजारों लाखों स्टूडेंट हैं जो कि काफी मेहनत करते हैं, बट कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ कॉमन डाउट होते हैं जो हर स्टूडेंट के मन में होते हैं और कहीं ना कहीं वो टीचर से सीधे इंटरेक्शन नहीं कर पाते। तो एक नया इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसके माध्यम से जो आप लोगों के डाउट आते हैं हम लोग पूरा करने की, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से आप लोगों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आप ही के बिहाफ में से, आप ही के दोस्तों में से, आप ही के भाइयों बहनों में से दो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर चुने हैं जो आपके बिहाफ पे वो डाउट पूछने वाले हैं जो जनरली स्टूडेंट के मन में आते ही हैं। तो मैं वन बाय वन रिक्वेस्ट करूंगा आपके अपर्णा से, जो आप ही में से एक है, और सुमित से, कि आप लोगों के डाउट पूछे और उसका मैं बिल्कुल अपना 100% कोशिश करूंगा एक बेटर से बेटर रिजल्ट मैं आप लोगों को दे पाऊं, कि मतलब बेटर से बेटर सॉल्यूशन आपको दे पाऊं कि क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है जिससे आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करें और जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो उससे आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पहले तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे हर स्टूडेंट के पास में ये वीडियो पहुंच पाए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपर्णा और सुमित से, सबसे पहले तो दोनों का वेलकम। आप सभी स्टूडेंट ने, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भेजा कि सर मुझे इस वीडियो में ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है ये वीडियो लास्ट है, आगे और भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो आज इस वीडियो के लिए हमारे पास में अपर्णा और सुमित। तो मैं सबसे पहले अपर्णा से बात करूंगा कि अपर्णा, क्या आप लोगों के क्वेश्चंस है, मतलब जो स्टूडेंट एक फेस करता है प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अपर्णा का क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो मैं आपका और अनअकैडमी टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे को एक चांस मिला। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप जब ऑनलाइन क्लास लेते हो वो उसका टाइम तो फिक्स रहता है, लेकिन हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं वो तो उसका टाइम थोड़ा हम फिक्स नहीं कर पाते, मगर कंटिन्यूटी नहीं आ पाता है टाइम टेबल, तो उसके लिए क्या क्या? तो जैसा कि बताया, टीचर की जो टाइमिंग होती है वो तो फिक्स रहती है। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास होती है सुबह 9:30 बजे, वो एज यूजुअल टाइमिंग पे चलेगी, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि आज अपर्णा के घर में कुछ काम है तो आज मैं क्लास मिस कर दूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो मेरी क्लास बिल्कुल फिक्स टाइम पे चलेगी। अब होता क्या है, स्टूडेंट के कोई ना कोई कुछ काम होते हैं, घर पे भी कुछ काम होते हैं, या फिर हो सकता है कभी लेट से आप बीमार हो गए, तो जिस फ्रीक्वेंसी में क्लास चल रही होती है उस फ्रीक्वेंसी में आप लोग रिवाइज नहीं कर पाते। तो इसका कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोगों को पता है मुझे रिवाइज तो करना ही है। ये बात तो देखो, सबसे पहले तो टास्क पता होना चाहिए कि हाँ भाई रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि चलो आज मैं रिवीजन नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन आपका बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, मान लो लेट से आज जो क्लास पढ़ाई आज मैं नहीं पढ़ पाई, या मैंने पढ़ लिया उसका रिवीजन नहीं कर पाया, तो आप उसको 2-3 दिन बाद में शेड्यूल कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो रिवीजन है ना, रिवीजन का जो बेस्ट है ना, आप लोग रिवीजन को बांटिए। जैसे आपको पता है इस वीक में मैंने ये चीज पढ़ी है, तो वीक के एंड में वो आप लोग का रिवीजन हो जाना चाहिए। उसको आप लोग आगे ना टाले कि ना मैं 1 वीक का पढ़ चुका हूँ, फिर 2 वीक का पढ़ चुका हूँ, 3 वीक का, उसके बाद में आप उठा के देखोगे कि यार मैं 3 वीक में क्या पढ़ा हूँ। आप लोग छोटे छोटे टारगेट लीजिए, अपनी वीक में क्या पढ़ा है उसका वीक के एंड में रिवीजन हो ही जाना चाहिए, है ना। वैसे तो आपका पर डे का होना चाहिए, बट आपके पास में तो इतना मतलब शेड्यूल बहुत ज्यादा होता है, आपको भी क्लास बहुत ज्यादा लेनी होती है। तो आप लोग टारगेट करिए वीक के एंड में रिवीजन हो जाना चाहिए। ऐसे भी करके लेट से आपने डे फाइनल किया मुझे संडे को करना है, बट संडे को नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो मंडे को कर लीजिए, बट आप लोगों का वीक के एंड में रिवीजन होना चाहिए। और जब आप लोग का वीक वाला टारगेट होता जाएगा, जब पूरा मंथ हो जाएगा, तब आप लोग मंथ का रिवीजन करिए। क्योंकि अब आप लोगों को लगेगा कि सर मंथ में तो बहुत टाइम लगेगा, बट आप लोग शायद ये बोल रहे हो कि वीक का रिवीजन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, तो एक बार आप लोग को वो रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप लोग टारगेट को बांटिए कि है ना, मुझे हर वीक का रिवीजन करना है, हर महीने का करना है। तो अगर आपके पास में टारगेट रहेगा, देखो बिना कोई भी काम है ना बिना टारगेट के नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे रिवीजन करना है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर कुछ काम आ गया ये, तो ठीक है, संडे की जगह वो मंडे को हो जाएगा, ट्यूसडे को हो जाएगा, बट वीक के एंड में वो होना चाहिए। सर मैं क्वेश्चन पूछूं? यस। हाँ सर, तो मैं पहले बता देता हूँ। सर मेरा नाम सुमित लादे है, और सर मैं पहली बात तो अनअकैडमी का और वाईफाई स्टडी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव हमें इंट्रोड्यूस किया। और सर पहले बताना चाहता हूँ कि आपने जो सर आरआरबी जेई के लिए हमें जो पढ़ाया था, तो उसके लिए उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मैंने आरआरबी जेई का फॉर्म बेंगलोर से भरा था, मेरी प्री भी निकल गई थी अच्छे मार्क्स से, लेकिन मैं मेंस कुछ 2-3 मार्क्स से रह गया, और फिर मैं अभी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड-19 हमारे पैंडेमिक बहुत जोर से हिट करा है,
और स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल रहा है कि कैसे स्टडी करें, क्योंकि एग्जाम्स भी रीशेड्यूल हो रही है, एग्जाम्स भी पोस्टपोन हो रही है, रिजल्ट्स भी नहीं लग रहे, तो स्टूडेंट्स के मन में एक डर भी बैठा हुआ है और स्टूडेंट्स ये समझ नहीं रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करें, वो कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी खो रहे हैं। तो सर ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड दे डू टू कंटिन्यू देयर स्टडी एंड प्रिपरेशन? वो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ये वाली जो सिचुएशन है ना वो सभी बच्चों के लिए कॉमन है ना। मतलब जैसे लेट से 100 स्टूडेंट्स है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, 2 के साथ में प्रॉब्लम आ रही है। ये वाली जो सिचुएशन है वो सभी के साथ में कॉमन है। अब सभी के साथ में कॉमन है तो ऑब्वियसली बात है, सबको सेम टास्क दिया हुआ है, जो बेटर करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो बेटर नहीं कर पाएगा सिचुएशन में वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इनको हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई मोमेंट्स। बटरफ्लाई मोमेंट मतलब आपको पकड़ना है, अगर आपने नहीं पकड़ा तो उड़ जाएगा वो। तो ये वाला जो सिचुएशन है ना, मतलब बहुत से बच्चे है ना, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली ऐसे थॉट आते हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, मैं बच भी पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ऐसे ऐसे थॉट भी आता है। तो ऐसे थॉट से आप लोगों का कोई भी मतलब अपने आप को अफेक्ट नहीं करना है। आप लोगों को पता है आपका टारगेट क्या है। आप मतलब लेट से पेपर 6 महीने बाद में होने वाला था, बट कोविड की वजह से मैं बोल रहा हूँ 2 साल बाद में होगा। तो यहाँ पर जो 40 से 50% स्टूडेंट होते हैं ना वो ऐसे ही कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका मॉरल डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली बात है, आप मेहनत कर रहे हो बट वो टारगेट आगे खिसकता जाता है। इस वाली भी कंडीशन में बस एक ही चीज होनी चाहिए, आपका पेशेंस। क्योंकि अगर आपके पास में पेशेंस है तभी आप लोग आगे तक सर्वाइव कर पाओगे। और ये वाली जो कंडीशन है वो सभी के साथ में, बस वो एक्स्ट्रा पुश करना होता है कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, सबके साथ में कंडीशन है तो मुझे वो चीज मेंटेन रखनी है, वो पेशेंस रखना है, वो मेहनत कंटिन्यू रखनी है। तो ये वाली सिचुएशन अगर 1 या 2 इंसान के साथ होती है तो समझ में आती है, आपके साथ ही होती है कि सर मैं तो अनलकी हूँ, बट ये सभी के साथ में कॉमन है। अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन से बेटर डील करोगे तो आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाओगे कि न्यूज में देख रहे हो कि है ना बच्चा क्या करेगा, बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, तो ये सभी के लिए कॉमन है। बट हमको अपना बेस्ट क्या, आपको पता है कि इस सिचुएशन का बेस्ट क्या हो सकता है, तो वो आपको बेस्ट देना है। हम देखो कभी भी आप लोगों को पता है कोई बड़ा मैच होता है तो जो बड़े बड़े कोच होते हैं वो बोलते हैं अपना बेस्ट दो। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग का बेस्ट है टेस्ट में 309, तो उनसे वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस दिन आप लोग वो वाली पारी खेलो जो आपका बेस्ट है लाइफ का। तो आपको पता है इस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है। 1000 स्टूडेंट है, 1000 के मन में अलग अलग थॉट है। कोई सोचेगा कि नहीं यार कोविड एग्जाम 2 साल बाद होगा कि मैं क्यों पढ़ूं। तो ये आप ऑब्वियसली बात है बेस्ट नहीं है। मतलब क्या ये बेस्ट थिंकिंग है क्या? आपने तो मतलब अपने लेजीनेस कर ली। आप बेस्ट क्या हो सकता है, 2 साल बाद होगा यार मैं और अच्छी प्रिपेयर कर सकता हूँ, तो ये बेस्ट है। आपको पता है बेस्ट क्या है, बस आप करते नहीं हो। तो वो आपको बेस्ट देना है, आपको पता है बेस्ट क्या है, बस वो बेस्ट देने वाली मतलब पता सबको होता है, बस वो दे नहीं पाते। तो आपको पता है क्या सही। देखो सिगरेट के बारे में सबको पता होता है कि नुकसानदायक होता है, बट लोग उसे छोड़ नहीं पाते हैं। एटलीस्ट भगवान ने आपको इतना दिमाग दिया है कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या बेस्ट हो सकता है। अब आपको पता है तो बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये सिचुएशन सबके साथ में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो बोला है। यस सर, यस। अपर्णा सर हमारे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं वो सब तो हम एक बार समझ जाने से याद रह जाता है लगभग, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं तो वो थोड़ा नहीं याद रहता, तो उसके लिए क्या करें? जैसे जी सर, यस यस। आपने सर मुझे भी कॉन्सेप्ट वाले वही क्वेश्चन था। मतलब आप दोनों का कॉमन डाउट हो गया कि सर जो कॉन्सेप्ट लेट से आपने मैथ्स में पढ़ा टाइम एंड वर्क, आपने अपना इनपुट दे लिया, 2-3 वीक पढ़ लिया आपने, अब आपको पता पड़ गया कि एग्जाम में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आए मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा टाइम एंड वर्क के, या कोई भी आप लोगों का टॉपिक मान लीजिए। बट जो मेमोरी बेस्ड आता है कि इन राजा का जन्म कब हुआ था, अब वो आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम मतलब वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि यार उस समय गर्मी ज्यादा थी तो यहाँ पर 1857 आना चाहिए, या सर्दी ज्यादा थी 1855 आना चाहिए। तो सेम ये चीज भी सभी के लिए कॉमन है। बट ऐसे वाली चीजों में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, इस वाले में ना आप डाटा रिलेवेंट पढ़िए। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जैसे बात करूं अगर फैक्चुअल चीजों की बात करूं मेमोरी वाले, तो हिस्ट्री से बढ़िया एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं हो सकता। हिस्ट्री में मतलब बहुत सारी चीजें याद करने के लिए, उनकी पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, उनके वजीर का नाम क्या था, उनके राजा का नाम क्या था। तो आप लोग यहाँ पर रिलेवेंट चीजें पढ़िए जो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर आप देखो मैथ्स वाले सब्जेक्ट में ऐसा है जब कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मजा आता है, तो कुछ और पढ़ने में भी मन करता है कि चलो मैं कैट के क्वेश्चन भी लगा के देखता हूँ कि मुझसे बन रहे नहीं बन रहे, मैं एसएससी के भी लगा के देखता हूँ, तैयारी कर रहे हैं रेलवे की। बट ये हिस्ट्री वाले चीज में ना आप लोग, या हिस्ट्री वाले या ज्योग्राफी वाले चीज में थोड़ा सा आपको लिमिटेड रहना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की जो भावना है उसको कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं बस मुझे यही करना है। और आप लोग इसके लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखिए कि ज्योग्राफी का क्या लेवल पूछा जाता है, हिस्ट्री का क्या लेवल पूछा जाता है, साइंस का क्या लेवल पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इन वाली चीजों में आपको एक दायरा पता होगा कि यार मुझे ये करना है, तो आपके लिए काफी इजी होगा।
क्योंकि आपको पता है ये तो करना ही है, और ये वाली जो चीज करना है तो ऑब्वियसली बात है बोलेंगे तो सर ही, तो उसके लिए थोड़ी और बेटर स्ट्रेटजी बनाइए कि ठीक है मैं इसका थोड़ा 2 बार रिवीजन ज्यादा कर लूंगा, 3 बार ज्यादा कर लूंगा, जहां पर मैथ्स में 1 बार पढ़ रहा था इसको मैं 2 बार पढ़ लूंगा, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे रही है। अब ये ना समझे कि आप मैथ्स में यार एक बार टाइम दे रहा हूँ मैं, इसमें मैं 1 बार क्यों दूं, मतलब इस बार मैं 2 बार क्यों दूं, इसमें भी मैं 1 ही बार दूंगा। तो ऐसी वाली आप लोगों की जो स्ट्रेटजी वो काम में नहीं आएगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है यार मैथ्स ज्यादा स्कोरिंग है, रीजनिंग ज्यादा स्कोरिंग है, मैं वो आपने भी अपने आसपास में दोस्तों को देखा होगा, वो बोलते हैं अरे मैथ्स पढ़ जा, मैथ्स स्कोरिंग है, रीजनिंग पढ़ जा, रीजनिंग स्कोरिंग, वो सबके लिए स्कोरिंग है, आपके लिए स्कोरिंग थोड़ी है वो, आप अलग क्या कर रहे हो। तो वो हिस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, उनको दिक्कत आती है याद रखने में, ज्योग्राफी छोड़ के जा रहे हैं, आपको पता है एग्जाम में तो आएगी, तो क्यों ना इसके लिए एक बेटर स्ट्रेटजी अपनाऊं कि ना कम पढ़ूं मैं, रिवाइज ज्यादा करूं, है ना। तो आपके जो ये मेमोरी वाले जो आप लोग के सब्जेक्ट होते हैं लाइक हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो इसमें आप लोग वो चीजें पढ़िए जो आप लोग के एग्जाम में पूछी जाती है। और पढ़ना तो पड़ेगा, देखो आपको पता है हर कोई बोलता है, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज ज्यादा करिए। जहां बाकी सब्जेक्ट को आप लोग 2 बार पढ़ रहे थे, 3 बार पढ़ रहे थे, इसको 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन है, तो वो आप लोग को बस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट। हाँ सर, तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स है उसमें से ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्होंने ग्रेजुएशन भी की होती है और साथ के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी की होती है, या वो कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली पता नहीं होता है कि क्या करना है आगे, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको समझ आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहिए, तो उनके पास ऑटोमेटिकली टाइम लिमिट ही कम रहता है, क्योंकि एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो 26 या 27 ईयर्स होता है और उनका एज वहां तक पहुंच गया होता है। तो उनके लिए उनके स्पेसिफिक कौन सा, कैसे हम उनके लिए प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट कैसे प्लानिंग कर सकते हैं एग्जाम निकालने के लिए? देखो एक तो मैं बात करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन की, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी ले लो, बीटेक एमटेक ले लो, बीटेक के बाद में एमटेक होता है। तो अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से पूछोगे कि आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हो, तो उनका क्वेश्चन आ गया कि डिग्री आ जाएगी, साथ में स्टाइपेंड मिलेगा। मतलब एक्चुअली समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब उनका कारण वो नहीं है कि जो गोल था उनका कि यार मुझे लाइफ में ये करना है, बस ठीक है कर रहे हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली है ना एक डिग्री भी अच्छी चीज है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वैकेंसी आ जाए जो, और आपने अगर बीटेक कर रखी है या फॉर एग्जांपल बीएससी कर रखी है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप लोग कुछ एडिशनल वो ले रहे हो। अब बात आती है सर इसके साथ में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर कैसे करें। तो एक बात तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन चीजें आप लोगों को बेसिक वाली ही पढ़नी पड़ेगी। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, बीटेक है, मतलब बहुत सारे कॉमर्स वाले बच्चे बोलते हैं कि सर मैं साइंस से नहीं हूं, आर्ट्स वाले बोलते हैं मैं साइंस से नहीं हूं। मैं बात करता हूं कि एक बच्चा है जिसने बीटेक में मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, उसने है ना मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक कर रखी है, उससे आप मोमेंटम का यूनिट पूछोगे ना, संवेग क्या होता है, वो शायद बता नहीं पाएगा। तो ये मन में बहुत बच्चों को होता है यार वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो तो फाड़ देगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सोचते हैं कि है ना मैं तो यार मेरा कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, मैं कैसे मैनेज करूंगा। अल्टीमेटली आपको बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती है ना। तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल होता है कि आप लोगों को बाकी चीजें भी करनी पड़ती है, बट आपको पता है जब आपने ठान लिया कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट एग्जाम करना है, वही मेरा सिक्योर है फ्यूचर, तो जो आप लोगों को पता है सिलेबस क्या है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। चीजें मैनेज हो जाती है जब आपको पता होता है कि ये आपके लिए चीज जरूरी है ना, तो वो चीजें अपने आप मैनेज हो जाती है। जैसे कई बार घर वाले जाने नहीं देते बाहर, लेकिन आपको जाना है यार दोस्त का बर्थडे, तो कैसे गेट कूद काट के चले जाते हो ना। तो वैसे आपको पता है यार गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपको सिलेबस भी पता है, तो उसके लिए थोड़ा अपने हिसाब से आप टाइम निकाल लो कि ना भाई चलो इस समय मैं ज्योग्राफी पढ़ लेता हूँ, इस समय मैं साइंस पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, बट अल्टीमेटली आप बिल्कुल एक फ्रेश स्टूडेंट हो ये मान के चलो, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो जनरल साइंस आती है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है। अब चाहे आपने एमटेक कर रखी हो, एमटेक में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ चुके होंगे डिजाइन, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल वगैरह सब कुछ, बट वो सेल वॉल का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको वही बेसिक चीजें एक बार पढ़नी पड़ेगी, आपको सिलेबस पता है, उसके लिए थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा। सर बहुत सारे सीनियर्स लोग हमें एडवाइस देते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स तो मस्ट है पढ़ने के लिए, साइंस का फंडा क्लियर करने के लिए, तो क्या हमें जरूरत है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने की? तो पहले वो बताओ वो सीनियर क्या बन चुके हैं, पहले वो आरआरबी जेईई में या फिर एएलपी बन चुके हैं या फिर आईएएस, पहले मुझे वो बताइए, फिर मैं थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। वो सर स्टेट गवर्नमेंट में है उसमें। अच्छा। अब देखो मैं बताता हूँ, एनसीईआरटी बोला जाता है कि एनसीईआरटी बुक पढ़ो। अब जैसे आपको किसी ने बोल दिया, या मेरे सीनियर ने मेरे को बोला था एनसीईआरटी बुक, मैंने अपने जूनियर को बोल दिया एनसीईआरटी बुक, उसने बस एनसीईआरटी चलता जा रहा है। एक बार आप एक काम करिए, एक बार एनसीईआरटी खोल के देखिए,
मतलब क्या आप एक चैप्टर पढ़ के एग्जाम के क्वेश्चन बना पा रहे हो? शायद आप नहीं बना पाओगे। ऐसा नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, बट एक्चुअल में जिस लैंग्वेज में उसकी एक एक लाइन में इतना सारा ज्ञान है, वो शायद हम लोग रीडिंग से नहीं मिल सकता। तो वो जो आप लोग का एनसीईआरटी है, मतलब बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, तो टीचर कर रहे हैं एनसीईआरटी, टीचर ने सब निकाल लिया एनसीईआरटी में से कि भाई इस लाइन से क्या निकल सकता है, इसमें से क्या निकल सकता है। अब आपको अलग से एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अलग से एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मतलब अपनी चीज को मुश्किल कर रहे हो, और है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे चैप्टर सेल है, उसकी एक लाइन लिख दी, अब उसमें एक से कितनी सारी चीजें निकल सकती है कि ये प्रोकैरियोटिक है। अब आप बोलोगे प्रोकैरियोटिक क्या है, फिर टीचर आपको समझाएगा कि प्रोकैरियोटिक में ये होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ये। तो वो एनसीईआरटी सभी को पता इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी टीचर को आप लोग फॉलो कर रहे हो, मैथ्स में कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो, पॉलिटी में, तो वो टीचर अपने आप उसको अपने कंटेंट में कवर कर लेता है। तो बेटर होगा अगर आप टीचर को फॉलो करो तो उस टीचर को फॉलो करें, फिर आप माइंड डाइवर्ट न करें, मैं साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ क्या, मैं ये भी पढ़ लूँ क्या। अगर वो टीचर है, अगर वो अपने नोट्स की जगह उस सीरीज का नाम देता है ना एनसीईआरटी सीरीज, तो आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे यार सर एनसीईआरटी सीरीज पढ़ा रहे हैं, बल्कि अल्टीमेटली चीजें सेम है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। बेसिक चीजें हमेशा सेम रहती है, उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, कैट की कर लो, गेट की कर लो, कितने भी बड़े से बड़े एग्जाम की, जो बेसिक फंडा है वो सेम रहेगा। वहां 2+3 यहाँ पर भी 5 होता है, कैट में आप जाओगे तब भी 2+3 5 ही होगा। वहां पर ऐसा नहीं है कैट की तो 2+3 यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो अपने बेसिक पे ध्यान दो, बेसिक आप लोगों के एनसीईआरटी में है, बट जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का सारा कंटेंट ले लेता है, आपको अलग से पढ़ने। सुमित। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, अभी 2016 पास आउट हूँ, और मैंने एमटेक भी की है। तो सर पहले तो मेरा गोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना था, क्योंकि मैंने थर्मल में एमटेक किया है। लेकिन उस वक्त ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि वो प्रिपरेशन भी नहीं थी और उतना टाइम भी नहीं दे सकता था। तो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स चूज़ किया, और जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स और साथ ही के साथ जो स्टेट लेवल के, हमारे महाराष्ट्र स्टेट लेवल के जो टेक्निकल एग्जाम्स है वो देना चालू किया। तो सर बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि जैसे हम गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर वो हम एग्जाम निकाले और हम उसमें वर्क करना चालू करें, और फिर 2-3 साल बाद, यानी कुछ साल बाद, अगर हमें हमारा माइंडसेट हो जाए कि हमें वो हमारा जो अल्टीमेट एम है, यानी कि वो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है मेरा, एज फार एज मेरा कंसर्न, तो वो हम कर सकते हैं क्या, और उसके लिए क्या क्या स्टूडेंट के पास होना चाहिए? ये तो मतलब अभी चीज हो गई कि आप पहले फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल से गए बास्केटबॉल खेल रहे, अब बास्केटबॉल से मन भर गया वापस फुटबॉल में आ रहे हो, है ना। मतलब आपका ये तो है कि सर मैं एमटेक कर रहा हूँ, मेरे को रिसर्च में जाना है, बट मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, 3 साल बाद में वापस मैं इसमें आ सकता हूँ क्या? तो आप इतना ना करिए, एक ही चीज में परफेक्ट करिए अपने आप को। देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जमीन के अंदर पानी है, उसके लिए खुदाई होती है, ड्रिलिंग होती है, आपको पता है, बोरिंग जिसको बोलते हैं देसी भाषा में। तो आप जगह खड्डे खोद दिए, इधर भी 10 मीटर खोद दिए, इधर भी 10 मीटर खोद दिए, फिर बोला इधर पानी नहीं आया, फिर उधर खोद दिया, इधर पानी नहीं आया, उधर पानी नहीं आया, इधर पानी नहीं आया, 10 जगह आपने खोद दिए। अगर वो 10 मीटर के जो टोटल कितना हो गया, 100 मीटर का गड्ढा हो गया, अगर वो 100 मीटर का गड्ढा एक ही जगह खोदते तो 100% पानी आ जाता। तो सेम वो चीज है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, करनी है मुझे, तो अपना एफर्ट वहां पर दीजिए। और मतलब गवर्नमेंट में जब आप जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लाइफ बिल्कुल वो हो जाएगी, एक स्टैग्नेशन पॉइंट पर जाएगी, सर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आप और प्रिपेयर करिए और अच्छे लेवल पे जाइए। अगर रिसर्च में जाना है तो फिर इसको फॉलो करिए, मतलब एक आपको करना पड़ेगा ना, मतलब कोई भी दो चीजें नहीं हो सकती। मतलब मेरे से बहुत जने बोलते हैं कि सर आप कैसे मैनेज कर लेते हो टीचिंग वगैरह, ये मैनेज। मैं जानता हूँ, मैं मतलब ठीक है यहाँ पर तो मैं दे पाता हूँ, बट मेरे जो पर्सनल रिलेशन है, फैमिली, वो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता। तो एक ही जगह आप लोगों को करना पड़ेगा, वही मतलब अगर आपका कोई पर्टिकुलर चीज है तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा, और वो आपका 100% रिजल्ट देगी। ऑब्वियसली बात है, 50% दो जगह दे रहे हो, 100% दे दो ना एक जगह, आपका रिजल्ट 100% आएगा। यस सर। पढ़ना सर, आप जो क्लास लेते हैं 4-5 तो क्लास तो हो ही जाता होगा यूट्यूब और अन अकेडमी से, हम लोग पढ़ नहीं पाते इतना क्लास, आप इतने कंसिस्टेंसी से कैसे क्लास ले पाते हैं? मतलब आपका मोटिवेशन और ये इसका राज क्या है? देखो मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, जैसे सिंपल सी बात समझो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना, या आप मान लीजिए अभी आप एक टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहली बार अगर आप टाइम एंड वर्क पढ़ोगे, आपको कुछ भी नहीं आता उसके बारे में, किसी ने आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ एक आदमी काम 3 दिन में करता है, दूसरा 4 दिन में करता है, बताओ दोनों मिलकर कितने में करेंगे, आपका दिमाग घूम गया होगा, ऐसे कौन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जिस दिन आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, उस दिन आपको समझ में आ गया यार वो तो बच्चे वाला क्वेश्चन था,
समझ रहे हो आप मेरी बात को? और टाइम एंड वर्क को अगर आप 50 बार पढ़ लोगे फिर तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लोगे जो सोच भी नहीं सकते। तो सेम वो चीज है कि जब डेली एक रूटीन बनता है, मुझे पता है मेरा कर्म ये है, मुझे करना है, तो अगर मैं वो अच्छे से कर रहा हूँ तो वो चीजें अपने आप बेटर होती जाएगी। जैसे मैंने पहली बार पढ़ाया था कोशिका, तो शायद मुझे अपना उसका डायग्राम बनाना नहीं आता था यार कि कैसे समझाऊं बच्चों को यार कोशिका क्या होता है ये। बट आज मैं वो चीज करता जा रहा हूँ तो वो चीज बेटर होती जा रही है। तो अगर आप भी सारी चीजें रिवाइज करते जाएंगे प्रॉपर्ली, टाइम एंड वर्क कोई सा भी चैप्टर हो बेटर होता ही जाएगा आप लोगों को, है ना। बस आप है ना प्रैक्टिस करिए, जो बेसिक चीज है वो एक बार पढ़ ली अच्छी बात है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि क्वेश्चन से नए कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। आप अगर थ्योरी पढ़ोगे तो जैसे मैं आपको बात बताऊं कि सेल चैप्टर है, कोशिका चैप्टर है ना, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने। हाँ सर। कोई भी मान लीजिए लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम आपको पता है सेल का एक पार्ट होता है जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको 5-6 बार सेल पढ़ाया, उसमें मैंने वो पॉइंट मिस कर दिया लाइसोसोम। आप बार बार पढ़ लिया, आपने 5-6 बार पढ़ लिया, लेकिन अब अभी भी वो पॉइंट आपके नोट्स में नहीं आया जो आना चाहिए था लाइसोसोम। हो सकता है मैंने मिस कर दिया, हो जाता है कई बार इतना। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखोगे तो लाइसोसोम 100% है, वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने अपना बेसिक चीज समझ में आ गई, सेल क्या होता है, सबसे छोटी चीज होती है, इसके अंदर ये होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा चीज देखोगे कि लाइसोसोम क्या होता है, अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। बुक की लैंग्वेज में समझ जाओगे कि यार बुक में लिखा हुआ है कि ये लाइसोसोम एक सेल का ही पार्ट है ना, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। लेकिन आपके बेसिक क्लियर थे इसलिए वो आप समझ पाए। तो अगर आपको बस एक ही बार थ्योरी पढ़नी होती है, एक ही बार आप लोगों को बेसिक पढ़ना होता है, उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास में टाइम है तो बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अगर टाइम नहीं है तो बस अपने नोट्स रिवाइज करिए और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आप, लेकिन अपने इंडिया में तो बच्चों को इतना टाइम मिल जाता है, मैं क्या बताऊँ, मतलब 6 महीने भी काफी नहीं होते, सरकार 2-2 साल दे देती है। तो इसमें आपको अपने आप को बेटर बनाना है। नोट्स आपके रिवाइज हो चुके होंगे बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुके होंगे, बस प्रैक्टिस करिए आप, है ना, तो वो आप लोग और बेटर होते जाओगे। हाँ सर, तो और एक क्वेश्चन ये था कि सर जैसे एग्जाम्स भी डिले हो रहे हैं और रिजल्ट भी नहीं लग रहे, तो स्टूडेंट्स मोस्टली क्या कर रहे हैं कि एक से ज्यादा एग्जाम्स के फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सर और मोस्टली मैं भी थोड़े से द्विधा मनस्थिति में हूँ कि कैसे करें। यानी कि हम एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रहे हैं, ग्रुप डी का भी फॉर्म भर रहे हैं, एसएससी की जो सीएचएसएल और सीजीएल है उसका भी फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि हमें वो रिस्क नहीं लेना। अगर वो एग्जाम डिले हो गई, जैसे कि एनटीपीसी की एग्जाम डिले हो गई, जो आरआरबी जेई के बाद की थी एग्जाम, उसको आरआरबी जेई का सिलेक्शन था और वो बच्चे पोस्टिंग के लिए जा भी चुके हैं, लेकिन एनटीपीसी का अभी भी अभी भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो इस प्रॉब्लम से सर स्टूडेंट को ज्यादा एग्जाम के फॉर्म भरने चाहिए या नहीं, और अगर भरे चाहिए तो कैसे स्टडी करें? देखो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई प्लेयर है क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें अगर T20 खेल रहा है, साथ में वनडे भी खेल रहा है, अगर टेस्ट भी खेल रहा है, तो उसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। बट अगर विराट कोहली कल बोले कि नहीं मैं तो फुटबॉल भी खेलना चाहता हूँ, मैं तो बास्केटबॉल भी खेलना चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो अगर आपका सिलेबस सेम है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स ऑलमोस्ट सभी में आती है, रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी में आती है, जीके ऑलमोस्ट सभी में आती है, अब वो जो चौथा वाला सब्जेक्ट होता है ना, ये मैटर करता है। कोई एग्जाम में तो आप देखोगे हिंदी भी आती है आपके स्टेट एग्जाम में, तो वो आपके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। आपको देखने में हिंदी लग रहा होगा कि यार आसानी से कर लेंगे। अगर 5-6 मार्क्स का ही आपका हिंदी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको 3 सब्जेक्ट बचा लेंगे। बट अगर बहुत मेजर है तो ये आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपने इधर ही डालो ना अपने। तो 2-3 पेपर है जिसमें एग्जाम का सिलेबस सेम है, तो अगर आप लोग एक से ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, सिलेबस थोड़ा सेम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सिलेबस में रात दिन का अंतर है, यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग आ रही है, वहां पर इंग्लिश और संस्कृत आ रही है ना। तो क्रिकेट में अगर कोई प्लेयर T20 टेस्ट या वनडे सब खेल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपने आप को थोड़ा सा वो करना होता है कि भाई टेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा ओवर करने पड़ते हैं, तो आपका स्टेमिना ज्यादा होना चाहिए। T20 में आपके पास में केवल 24 गेंद होती है एक बॉलर के पास में, तो 24 बॉल बिल्कुल निशाने पे जानी चाहिए, समझ रहे हो। जैसे आपको मैं बताऊं ग्रुप डी है, ग्रुप डी में साइंस आती है 25 नंबर की, तो साइंस वाला सब्जेक्ट आपने इतना अच्छा कर लिया कि 25 नंबर आ जाएंगे। आप कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करो जिसमें साइंस आती है 4 नंबर की, तो आपको वहां पर भी तो हेल्प मिलेगी ना। तो अगर सिलेबस अगर सेम है तो एक से ज्यादा फॉर्म भरे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, अगर सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस है तो मतलब मेरा आप लोगों को ये सजेशन रहेगा कि पहले आप उन 2-3 एग्जाम की तैयारी करिए जिसके सिलेबस थोड़े सेम है ना, रेदर देन। क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है, आपने वो कहावत सुनी होगी, बिल्कुल सही बात है, हमेशा दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है। तो आपको लगता है यार वो वाला एग्जाम ईजी है, वो वाला एग्जाम लीजिए। अरे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस पर आप आ चुके हो 40%, 50%, 60% पे आ चुके हो। आप दूसरी जगह जाओगे वो 0% से करोगे, आप समझ रहे हो। तो क्यों ना वो जो आपका जो
थोड़ा सा एफर्ट आप जो लगा रहे हो वो इधर ही लगाओ ना आप। समझ आ रही है मेरी बात को? जैसे आपने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर को देखा होगा, ये बहुत सारी दुकान को देखा होगा, यार मेरे जूस की दुकान नहीं चल रही यार, मतलब उस पर कमियां निकालना स्टार्ट हो जाएंगे कि नहीं आजकल जूस का माहौल ही नहीं रहा, कोई जूस पीता ही नहीं है आजकल, स्विगी से जोमेटो से यहाँ से आते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं पीता, मैं तो ना चूड़ी की दुकान खोलता हूँ। ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो चूड़ी की जो दुकान खोली ना उसका और भी बुरा हाल है, क्योंकि उसको नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। इससे बढ़िया जूस की कुछ क्वालिटी अच्छा कर लेता, कुछ रेट कम कर लेता, तो है ना, आदमी को कभी भी अपनी मूल चीज नहीं भूलनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए उनको अपना जो चीज में स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी चीजें पढ़ रखी है, तो उससे रिलेटेड सारे एग्जाम दे लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सर कोई एग्जाम है थोड़ा सा एक सब्जेक्ट अलग है, ज्यादा नहीं है, तो ठीक है आप कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ऐसे एग्जाम की तैयारी करें। सर ये जो गवर्नमेंट्स एग्जाम्स होते हैं उनके बहुत कम ही वैकेंसी आते हैं, मतलब कि एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ये सब देख के थोड़ा कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं हम, तो इसके लिए क्या? देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बिल्कुल सही बात है कि अपन ही मान के चलते हैं, एक वैकेंसी की बात करते हैं, साल पे साल कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, ऑब्वियसली गुस्सा आता है। मतलब जब मैं भी स्टूडेंट, मतलब मैं जब गेट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें तो मैं आपको क्या बताऊं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर होता है ना आईएएस में, नॉन टेक्निकल में आती है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उन्होंने एकदम से चेंज करके वो डाल दिया मटेरियल साइंस वगैरह। ये मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका थोड़ा टाइम बाद में पेपर है और एकदम से सिलेबस चेंज हो जाए, जो आप 1 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो वाले पॉइंट ही होते हैं जहां पर आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, क्योंकि वो वाले पॉइंट सभी के लिए सेम है। ऐसा नहीं है वो आप ही के लिए हुआ। अब कुछ बच्चे हो जाएंगे 80% तो वहीं पर गायब हो जाएंगे, अरे यार ऐसे थोड़ी होता है, सरकार ने ये कर दिया, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मैंने क्या पढ़ा था, आ क्या रहा है। 80% वहां पर बाहर आ गए। जबकि देखो, हम कभी भी सिचुएशन को ब्लेम मत करो। मैं मानता हूँ सिचुएशन ब्लेम करने वाले लायक है, बट आप लोग तब ब्लेम मत करो जब सभी के लिए कॉमन है। अगर आप स्पेशली आपके लिए सरकार ने बोला है कि नहीं अपर्णा का पेपर में ये आएगा, सुमित के पेपर काफी अच्छी देंगे, तो ब्लेम करने वाली बात है कि सर मेरे साथ में गलत हो रहा है। जब सबके साथ में ये हो रहा है, आप इसका फायदा उठाओ, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं। आपको जो, मतलब मैं सिर्फ आप 2 को नहीं बोल रहा, सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं ये, लेकिन आपको पता है मुझे करना है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। और ये कई बार ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब ये वाली जो सिचुएशन होती है ना, थोड़ा सा आपको आगे पुश कर देती है। बस वहां पर एक थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई, एक तो गिव अप कर दिया कि अरे नहीं यार नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आपने कर दिया, यार सभी के लिए सेम है ना, मैं करती हूँ। तो आप कभी भी है ना गिव अप करने की आदत मत डालो, क्योंकि एक बार गिव अप करने की आदत आ गई ना, जिंदगी में हमेशा आएगी। कुछ आपको पता है कोविड में कुछ वाले केस है जो आईसीयू में गए, वापस लौट के नहीं आए, कुछ रिकवर हो गए। तो अल्टीमेटली जो रिकवर हो गए शायद उन्होंने गिव अप नहीं किया, ये तो मतलब हुआ ना। और जो रिकवर नहीं हो पाया गिव अप कर दिया, यार मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार ये अपनी आदत मत डालो गिव अप करने की, यार ये कठिन चीजें मेरे से नहीं होगा। एक बार आप ये आदत डालो गिव अप नहीं करने की, लाइफ में कोई भी टफ चीज आएगी ना, अब आपने आदत बना ली, यार मेरी आदत है ही नहीं गिव अप नहीं कर, अब टफ भी चीज होगी ना आप कर जाओगे, क्योंकि आपने आज तक वो ऐसी आदत बनाई नहीं। तो जो आप बोल रहे हो वैकेंसी, मैं जानता हूँ इंडिया में थोड़ा सा सिस्टम चल रहा है कि वैकेंसी आपके पर ईयर है ना, मतलब ईयर बाय ईयर थोड़ी सी कम हो रही है, एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहे। बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना। आपको अब आपके ऊपर है, मतलब सरकार ने तो सभी के लिए कर दिया, बट अब आप उसको कितना हैंडल करोगे, आप में स्ट्रेंथ कितनी है। अल्टीमेटली कोई बात आती है, आपने क्या किया उससे आपका सिलेक्शन होगा। ये सरकार ने ये सारी चीजें सबको दी है, सेम सिलेबस दिया है, सेम प्रॉब्लम सबको साथ में दिया है कि चलो एग्जाम थोड़े से लेट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जो सिलेक्शन हो रहा है वो सिर्फ आपका होगा, उस एक व्यक्ति का होगा जो हर मायने में बेटर करेगा। बेटर करने का ये मतलब नहीं मेरी फिजिक्स अच्छी है, क्या बेटर करने का ये मतलब नहीं मेरी मैथ्स, हर डिपार्टमेंट में बढ़िया होना चाहिए। पहली बात तो ये सोच से बढ़िया होना चाहिए, चरित्र वैसा होना चाहिए आप लोगों का, है ना, जो बिल्कुल यार इस लड़की का तो होना ही चाहिए था। मतलब जो भी आप लोग के एफर्ट हो रहे हैं ना, वो उस वाले डायरेक्शन में होने चाहिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई अगर मैं ऐसा करूंगा तो तब तो पहुंच जाऊंगा सिलेक्शन की तरफ, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो नहीं पहुंचूंगा। तो आप एफर्ट उस डायरेक्शन में डालो। आपको पता है कि यार एग्जाम नहीं हो रहा, 3 साल बाद होगा पेपर, अब आपको पता है कि यार मैं वहां पर पहुंचना कैसे, चलो 3 साल बाद होगा, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है अपना बेस्ट करना। तो ऑब्वियसली बात है मुझे यही करना चाहिए। अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो 3 साल बाद क्या 10 साल बाद भी हो जाए तो मेरे से सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सिचुएशन सबके लिए सेम। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था
कि बहुत से स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ के पीएससी की। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी सीट्स है अवेलेबल। तो स्टूडेंट्स बहुत से मुझे भी पूछ रहे हैं कि नीरज सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस कब से चालू करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे और आरआरबी जेईई के वक्त भी मैंने आपकी क्लासेस ली थी, तो कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हमारे हो गए थे। तो वही पूछना था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस कब से चालू करेंगे आप, कोई देखो प्लान है? हाँ मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास कब स्टार्ट करोगे, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में जो टीचिंग फेज था वो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। बट देखो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे उसके बाद में मुझे साइंस पढ़नी थी। अब एक्चुअली मैंने आपको जो सेम चीज बताई कि आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। मेरा कंटेंट में उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा मैं कि मैकेनिकल भी पढ़ा लूँ साइंस भी पढ़ा लूँ। तो मुझे पता है मेरे को एक ही सब्जेक्ट करना पड़ेगा, मैकेनिकल करना पड़ेगा या साइंस करना पड़ेगा, है ना, मतलब एक ही चीज पढ़ानी पड़ेगी। तो अभी मैंने साइंस को करना है। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है, अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर है, अनअकैडमी के इतने यूट्यूब चैनल है। आप लोग मैकेनिक मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर अनअकैडमी आप लोग को प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा। तो आपको दोस्तों बहुत सारे मतलब जिनके भी ये डाउट है सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़े, बहुत सारे अनअकैडमी के चैनल, आप तो बस सिंपली डालो अनअकैडमी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको ढूंढने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो वो मैंने आपको वो चीज बताई कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला आप लोग कर सकते हो। बस मैं नहीं पढ़ा रहा बट बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं अनअकैडमी में, तो आप वहां से कवर कर सकते हो ना। हाँ सर, तो वो जो हमारी सर आरटीओ की जो एग्जाम होती है ना गवर्नमेंट की, तो उसके लिए वो भी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ। और आपके नोट्स का बहुत सर फायदा हो रहा है, क्योंकि उसकी अभी प्री का रिजल्ट लगेगा और प्री में मेरा नंबर बहुत ही अच्छा आ रहा है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपके ही नोट्स फॉलो कर रहा हूँ। चलो बढ़िया। हाँ मतलब नोट्स देखो, नोट्स क्या होता है, एक बार आपको किसी भी टीचर को फॉलो करना होता है। मैं ये बोल रहा मेरे को फॉलो करो, कोई भी टीचर हो, अनअकैडमी में बहुत सारे टीचर हैं। तो एक बार आपके नोट्स बन जाए ना, तो बस आप लोग उसी को रिवाइज करो और साथ में क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चा नहीं करता, दुनिया भर की किताबें ले आता है, वो ये ले आया ये ले आया। अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में प्रीवियस में क्या पूछा गया था, एग्जाम कैसे पूछता है। तो अगर आप 30 क्वेश्चन के सेट, मान लो 10 सेट लगाना है आपको, 300 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 300 क्वेश्चन अगर आप 10 किताबों से 30 कर लो, उससे बढ़िया है जो आप प्रीवियस ईयर में जो 60 क्वेश्चन पूछे गए ना, वो 5 बार पढ़ कर लो, ये बेस्ट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज करिए, मतलब वो तो आपके होने ही चाहिए पढ़ना। सर आपके जो स्लाइड्स होते हैं, मतलब कि पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन आपके होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब एनिमेशन वगैरह होके बहुत अच्छा लगता है। तो आप खुद ही बनाते हो या आपकी टेक्निकल टीम कुछ बनाती है? एक्चुअली में पहले तो मैं खुद बनाता था, बट अभी दूसरी टीम है वो बनाती है। तो मतलब कोशिश ये रहती है, मतलब और सिर्फ मेरी नहीं, आप है ना, जैसे अनअकैडमी पे आप जेईई चैनल देखोगे, आप वहां पर देखो, मतलब इतनी शानदार शानदार आप लोग की स्लाइड्स होती है। मतलब अनअकैडमी अपनी तरफ से सब कुछ कर रहा है, टीचर सब कुछ कर रहा है, बट अब जो बात आती है वो आपके ऊपर आती है ना। तो आप सभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जो चीजें जिनका आप लोग को ध्यान रखना चाहिए वो मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी, है ना। जैसे आपने कई डाउट पूछे सर मैं रिवाइज नहीं कर पाती, या फिर सुमित ने पूछा कि सर एक साथ ही गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म भरने चाहिए नहीं भरने चाहिए, है ना। तो वो स्लाइड्स वगैरह तो हाँ मेहनत लगती है, बट अल्टीमेटली अगर बच्चों को पसंद आ रहा है तो वो मजा आ जाएगा उस, मतलब कोई दिक्कत नहीं है वो एफर्ट करने में। तो ये वाला स्लाइड्स का तो। और कुछ सुमित? सर और एक सवाल पूछना था कि लॉकडाउन से सारे बच्चे घर में ही है, कोई बाहर नहीं जा रहा है। तो केसेस दो हो रहे हैं, एक तो बच्चा बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है, स्टडी से बाहर ही नहीं निकल रहा है, नहीं तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो वो दोनों ही केसेस हो रहे हैं। एक तो बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है कि वो अपना सेल्फ टाइम ही नहीं निकाल पा रहा है, वो मेंटली बहुत ही मेंटली चैलेंज हो रहा है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, नहीं तो वो उसका डाइवर्ट हो रहा है माइंड स्टडी से। तो इस सिचुएशन में बच्चे कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करें? देखो एक्चुअल में बात यह है, इसका सिंपल से जवाब है कि पहले लोग भूख से मरते थे, अब मोटापे से मर रहे हैं, है ना। तो मतलब दोनों चीजें बहुत गलत है स्टूडेंट के लिए, कि एक तो कुछ नहीं पढ़े, ऑब्वियसली बात है कुछ होना नहीं है एग्जाम में। ज्यादा पढ़ गए, ऑब्वियसली अगर आप लोग ज्यादा पढ़ोगे तो रिवाइज नहीं कर पाओगे। यार आप 2 लाइन पढ़ रहे हो तो उसको दिन में 20 बार रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपने पूरे एक किताब पढ़ ली तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे आप। तो आप लोग पढ़ रहे हो, अंधाधुंध मत पढ़िए। किस कोई भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ, अंधाधुंध बिल्कुल मत पढ़ो यार, ये भी पढ़ लेता है वो भी पढ़ लेता है, क्या होगा यार। देखो एक्चुअली में स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कोई भी उसने चैप्टर पढ़ा, मैं बार बार सेल का ही एग्जांपल आ रहा है क्योंकि मैं अभी सेल ही खत्म कर रहा है मैंने, कोशिका वाला चैप्टर है। उसमें क्या होता है, जैसे बच्चे ने कहीं पर पढ़ लिया यार कि सर मैंने वो चीज देखा था माइक्रोबैडीज है ना, अब वो परेशान हो गया वो,
अरे देखो तो सही आपके एग्जाम में वो आता है या नहीं आता क्वेश्चन, समझ लो मेरी बात को। तो आप है ना ज्यादा आप लोग तब पढ़ो जब आप लोग उसके लिए श्योर हो कि मैं इसको रिवाइज कर जाऊंगा 3-4 बार एग्जाम में जाने से पहले, भूलूंगा नहीं मैं। अगर आप में इतनी कैपेसिटी, आप मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट माइंड हो कि हाँ सर मैं कुछ भी पढ़ लूं, मैं बहुत बार रिवाइज कर भी सकता हूँ, तो ऐसा है तो फिर तो सारा ज्ञान का मैं पूरा गूगल पढ़ जाऊंगा, मतलब एग्जाम में तो टॉपर ही बनो ना, रैंक 1 भी आओ ना, सेलेक्ट क्यों ना, फिर तो रैंक नंबर 1 आओ। बट आपको पता है जनरल अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना नहीं मिल पाता है टाइम, है ना। मैं खुद जानता हूँ, ऐसे बोलना बहुत आसान होता है कि रिवाइज करो 10 बार करो, बट आपके पास बहुत सारा कंटेंट होता है, तो कंटेंट को थोड़ा कम करो, वो कंटेंट पढ़ो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई बात नहीं यार 100% नहीं कवर हो पा रहा, 85 हो रहा है, 90% हो रहा है, बट एटलीस्ट उसका प्रॉपर रिविजन होना चाहिए, वो तो नहीं भूले अपन। कम पढ़ पूरा 100% गए, एग्जाम में याद आपको 50% है ना, तो फिर उसका क्या मतलब। इससे बढ़िया आपने 85% 90% पढ़ा, बट अगर आपने उसको प्रॉपर रिवीजन कराया तो उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो तो गलत नहीं होंगे। तो ज्यादा पढ़ने के मुकाबले आप थोड़ा कम पढ़िए, और अगर ज्यादा भी पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर उसका प्रॉपर रिवीजन हो। अगर नहीं मुझे ज्यादा पढ़ना है तो फिर बिना रिवीजन के मत जाओ आप। तो अगर आप लोग दोनों चीजों में बैलेंस कर सकते हो, पढ़ाई में और अपने रिवीजन में, तो जितना पढ़ो उतना ही अच्छा है फिर तो, है ना। एग्जाम रिलेवेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मैंने दोनों के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको अपर्णा? नहीं थे सर क्वेश्चन, हो गए। और सर मुझे एक बोलना था सर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, तो आपने जो आपने साहिल सर ने और दीपक सर ने जो भी पढ़ा है ना अब तक, तो उसका बहुत ही फायदा हो रहा है अभी तक। जो आरआरबी जेई से मैंने तो पढ़ाई चालू की थी गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप ही के मैंने लेक्चर देखे, और जो स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, सबकी सिचुएशन सेम नहीं हो रही, तो वो आपके यूट्यूब चैनल से ही सर, वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल से ही सर पढ़ रहे हैं, और उन्होंने सिलेक्शन भी ले लिया है। तो वो आपके यहाँ पे वो मैसेज पहुंचाना था कि वो बहुत ही शुक्रगुजार है आपके कि आपने इतना अच्छा पढ़ाया। और साहिल सर का तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छी मैथ्स पढ़ाई है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन मैं जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन बहुत से स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो वो उन्होंने वो शुक्रिया अदा कहने को कहा है मुझे। हाँ बिल्कुल, उनको आप थैंक यू बोलना और साथ में कांग्रेचुलेशन बोलना। और जैसे वाईफाई स्टडी एक डिपार्टमेंट हो गया, जैसे एसएससी एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, है ना। तो अगर कोई देखो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि सर है ना मैं नहीं खरीद सकता, है ना, तो मैं कहाँ से पढूं। यूट्यूब पे भी अनअकैडमी के मतलब वाईफाई स्टडी अनअकैडमी का तो पार्ट है। तो जैसे अगर आप एसएससी रेलवे की बात करो तो वाईफाई स्टडी के द्वारा बेस्ट आपको कंटेंट मिल रहा है। आप आईआईटी जे के लिए पढ़ रहे हो तो उसका एक अलग चैनल है, नीट के लिए पढ़ रहे हो तो अलग चैनल है। तो मतलब अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना तो उसका कहीं पर भी सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, मतलब सभी अपना 100% देता है। तो मतलब ये तो आज मैंने जो सेशन लिया है वो केवल 2 स्टूडेंट के साथ में लिया है, बट ये मान के चलिए मैं ये एज्यूम करके मतलब बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग लाखों हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, तो सभी के जो कॉमन डाउट्स है वो इन दोनों के माध्यम से मैंने लिए। और ऐसा नहीं है लास्ट सेशन है, आगे भी ऐसे सेशन आते रहेंगे। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि सर 1-2 डाउट रह गए, मेरे को ये पूछना चाहिए था, है ना, मतलब ये शायद इन दोनों स्टूडेंट ने कवर नहीं कर पाया, या फिर मेरा पर्सनली डाउट है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपर्णा को, सुमित को, जिन्होंने अपना काफी कीमती समय मतलब यहाँ पर दिया। तो आप स्टूडेंट के बिहाफ पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे, तो थैंक यू सुमित एंड थैंक यू अपर्णा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। आपके जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम आती है स्टडी से रिलेटेड, उसका आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिला होगा। तो ऐसे ही सेशन हम लोग आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस चैनल को आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले, जिससे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।